Hello everyone, welcome to my channel JV and Savvy Made Simple. So today we are going to discuss an important topic which is based on our BFM unit number 3 which is based on correspondent banking and NRI account. दोस्तों आज हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे अपने यूनिट नंबर 3 का जो कि बेस्ड है कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड NRI अकाउंट। मैं आपको कुछ क्विक रिवीजन थ्योरी प्रोवाइड करूंगा और साथ ही साथ उस थ्योरी के बेसिस पे आपको MCQs करवाऊंगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सेम पैटर्न पे मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था दोस्तों, मॉड्यूल 1 यूनिट 1 और यूनिट 2 का। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको उसका लिंक मिलेगा, तो दोस्तों उसे निश्चित रूप से जाके देखिए। और दोस्तों जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक्स अपडेट्स मैं आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और उस पर जरूर जुड़ जाएं ताकि आपको जो भी क्विक रिवीजन कुछ ट्रिक्स रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रहते हैं, कुछ अपडेट्स रहते हैं, वो मैं वहाँ पे आपको शेयर करता हूँ। दोस्तों यदि आप बात करें कॉरस्पॉन्डेंट बैंक की, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक क्या होता है दोस्तों? कॉरस्पॉन्डेंट बैंक बेसिकली एक एफआई है। एफआई मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या क्या करती है दोस्तों? सर्विस प्रोवाइड करती है। किसको? अनदर को, यानी दूसरे एफआई को सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब सर्विस किस रूप में हो सकता है? तो सर्विस हो सकता है दोस्तों फंड ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है? सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है दोस्तों? चेक क्लियरिंग हो सकता है इसमें। ठीक है, ये सब हमारे सर्विस होते हैं। और क्या हो सकते हैं? वायर ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज हैं जो कि एक बैंक दूसरे बैंक को प्रोवाइड करती है अंडर कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग जरा दोस्तों कुछ अकाउंट्स की बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट से। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट नॉस्ट्रो अकाउंट। दोस्तों यदि हम बात करें नॉस्ट्रो अकाउंट की, तो नॉस्ट्रो का मतलब होता है आवर अकाउंट विथ यू। क्या मतलब होता है? आवर अकाउंट विथ यू। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो यदि हम बात करें SBI मुंबई, ठीक है, SBI मुंबई की बात करें तो SBI मुंबई के अकाउंट में एक अकाउंट है दोस्तों। आप देखिए ये है इंडिया, ठीक है, और एक तरफ है हमारा USA। और इंडिया में SBI बैंक है और USA में दोस्तों हमारा सिटी बैंक है। ठीक है, तो दोस्तों SBI का अपना अकाउंट है मुंबई में और ये USA में दोस्तों सिटी बैंक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, समझने का प्रयास कीजिएगा कि सिटी बैंक में SBI का जो अकाउंट मेंटेन्ड है, सिटी बैंक में SBI का जो अकाउंट मेंटेन्ड है, ठीक है, तो वो SBI के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा क्योंकि मेरा अकाउंट तुम्हारे साथ, तो नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ SBI। ठीक है, यहाँ पे जो सिटी बैंक में SBI का जो अकाउंट मेंटेन होगा वो क्या कहलाएगा? नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ SBI। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे समझिए SBI ने क्या किया, एक करंट अकाउंट ओपन किया है। क्या ओपन किया है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन किया है। कहाँ ओपन किया? तो सिटी बैंक के साथ ओपन किया। किस करेंसी में? तो US डॉलर करेंसी में। कहाँ पे ओपन किया? तो USA में। तो ये जो अकाउंट ओपन है ना SBI का सिटी बैंक में, ये किस करेंसी में है? तो US डॉलर करेंसी में है। और कैसा अकाउंट है? तो करंट अकाउंट है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्या है, इसी अकाउंट को हम लोग कहते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। तो इंडिया के लिए, भारतीय के लिए ये अकाउंट क्या कहलाएगा? नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। समझ में आया? तो नॉस्ट्रो का मतलब होता है आवर अकाउंट विथ यू। ठीक है, तो यदि SBI मुंबई के बुक में कहा जाए तो ये अकाउंट का नाम क्या है? तो ये इन बुक ऑफ SBI मुंबई दिस अकाउंट इज कॉल्ड नॉस्ट्रो अकाउंट। ये समझ में आया? चलिए इस डायग्राम को याद रखिएगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट अकाउंट की बात करते हैं जो कि है वॉस्ट्रो अकाउंट। तो मैं आपको डायग्राम इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि डायग्राम से हम लोग जल्दी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों वॉस्ट्रो अकाउंट की यदि बात करें तो वॉस्ट्रो का मतलब होता है योर अकाउंट विथ अस। योर अकाउंट विथ अस। तो दोस्तों योर अकाउंट विथ अस, और हम बात कर रहे हैं इन बुक ऑफ SBI मुंबई। ठीक है, SBI मुंबई के बुक में हम बात कर रहे हैं वॉस्ट्रो अकाउंट की। तो दोस्तों देखिए फिर से यहाँ एक तरफ हमारा भारत है, ठीक है, और एक तरफ हमारा USA है। भारत में SBI है, ठीक है, भारत में क्या है? SBI है। और USA में क्या है? सिटी बैंक है। USA में क्या है दोस्तों? सिटी बैंक है। तो ये जो SBI है, SBI में क्या है? सिटी बैंक ने अपना एक अकाउंट खुलवाया SBI में। तो ये जो अकाउंट होगा उसे कहते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ सिटी बैंक। क्या कहेंगे? वॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ सिटी बैंक।
ठीक है। और दोस्तों ये जो सिटी बैंक ने करंट अकाउंट खुलवाया, ये कैसा अकाउंट है? ये करंट अकाउंट है, ठीक है। कहाँ किसके साथ खुलवाया? एसबीआई के साथ खुलवाया, ठीक है। और वो भारत में है तो ये डोमेस्टिक करेंसी होगा। तो ये अकाउंट को कहेंगे वॉस्ट्रो अकाउंट इन इंडिया। तो इस अकाउंट का नाम क्या है? वॉस्ट्रो अकाउंट। तो दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है, ये जो नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट है, तो देखिए एसबीआई के लिए ये अकाउंट कैसा है? एसबीआई के लिए अकाउंट वॉस्ट्रो अकाउंट है, लेकिन सिटी बैंक के लिए कैसा अकाउंट है? सिटी बैंक के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट है। तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए सेम अकाउंट की बात कर रहे हैं, ये एक वॉस्ट्रो अकाउंट की हम बात कर रहे हैं। तो एसबीआई के बुक में समझिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इन बुक ऑफ एसबीआई मुंबई, ये समझना काफ़ी आवश्यक है। किसके बुक में? तो एसबीआई मुंबई के बुक में ये वॉस्ट्रो अकाउंट है, क्योंकि योर अकाउंट विद अस, सिटी बैंक का अकाउंट हमारे साथ। लेकिन यदि सिटी बैंक के बुक में बात किया जाए इस अकाउंट के बारे में, तो उसके लिए कैसा अकाउंट होगा? ये उसके लिए नॉस्ट्रो अकाउंट ही होगा ना। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो आप समझिए कि एक ही अकाउंट एक बैंक के लिए नॉस्ट्रो है तो दूसरे के लिए क्या है? वॉस्ट्रो है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो आपस में ये जो दो तरह के अकाउंट होते हैं दोस्तों, वो आपस में क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट की बात करते हैं, जो कि है अपना लोरो अकाउंट, ठीक है। दोस्तों लोरो अकाउंट का मतलब होता है ही इज अकाउंट विद देम, ही इज अकाउंट विद देम। दोस्तों यदि हम लोरो अकाउंट के बारे में बात करें तो देखिए, एक तरफ है हमारा भारत और एक तरफ है हमारा यूएसए, ठीक है। ये भारत में एसबीआई बैंक है, एसबीआई का अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे सिटी बैंक है, ठीक है। तो दोस्तों सिटी बैंक का अपना अकाउंट है। तो एसबीआई ने क्या किया? एसबीआई का नॉस्ट्रो अकाउंट है सिटी बैंक में। तो एसबीआई का जो है नॉस्ट्रो अकाउंट है, नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ एसबीआई, ठीक है। तो एसबीआई के बुक में ये जो अकाउंट रहेगा सिटी बैंक में, उसका क्या नाम, क्या है उसका नाम, क्या रहेगा? नॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा, ठीक है। चलिए ये एसबीआई का नॉस्ट्रो अकाउंट है सिटी बैंक में। और दोस्तों ये पीएनबी एक एक्स्ट्रा बैंक है, थर्ड बैंक है कौन सा? पीएनबी, ठीक है, पीएनबी। तो पीएनबी के केस में क्या है? पीएनबी के केस में क्या है दोस्तों कि एसबीआई का जो नॉस्ट्रो अकाउंट है वो पीएनबी यूज कर रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। तो ये जो एसबीआई का नॉस्ट्रो अकाउंट है ना, वो कौन यूज कर रहा है? पीएनबी यूज कर रहा है, किसके लिए? कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। तो इसी अकाउंट को हम लोग लोरो अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो किसके बुक में? पीएनबी के बुक में। पीएनबी के बुक में इस अकाउंट का नाम क्या होगा? लोरो अकाउंट नाम होगा। समझ में आ रहा है आपको? पीएनबी के बुक में इस अकाउंट का नाम क्या होगा? लोरो अकाउंट। और एसबीआई के बुक में इस अकाउंट का नाम क्या होगा? नॉस्ट्रो अकाउंट होगा। और ये किस करेंसी में होगा बताइए? ये होगा यूएस डॉलर करेंसी में, क्योंकि यूएसए का करेंसी है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि ये नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, लोरो अकाउंट क्या होता है। हम लोग अभी एमसीक्यूज करेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। एक होता है दोस्तों मिरर अकाउंट, एक होता है क्या? मिरर अकाउंट। दोस्तों मिरर अकाउंट के बारे में बात करते हैं कि देखिए, जब भी कोई बैंक नॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करती है फॉरेन बैंक के साथ, तो दोस्तों उस इट हैज़ टू कीप एन अकाउंट ऑफ द सेम इन इट्स बुक। जैसे कि मैंने आपको बताया एसबीआई मुंबई, ठीक है, ये नॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन कर रही है सिटी बैंक के साथ। ये सिटी बैंक है, ठीक है, ये सिटी बैंक है, यहाँ पे इसका नॉस्ट्रो अकाउंट है। तो अपने बुक में एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। उस जो जो अपने बुक में ये एसबीआई अकाउंट मेंटेन करेगी उसे कहते हैं हम लोग मिरर अकाउंट। तो बेसिकली ये एक रिफ्लेक्शन होता है या एक शैडो होता है, ठीक है। और इसका क्या काम है? रिकॉन्सिलेशन के लिए काम है। जो भी नॉस्ट्रो अकाउंट में एंट्रीज है उसके रिकॉन्सिलेशन के लिए ये पार्टिकुलर अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, जिसे हम लोग मिरर अकाउंट कहते हैं। और दोस्तों यदि हम बात करें, इसको दो करेंसी में मेंटेन किया जाएगा। इट इज़ मेंटेन्ड इन टू करेंसीज। कौन कौन सा करेंसी? एक तो फॉरेन करेंसी और एक है होम करेंसी। तो यदि पूछा जाए कि मिरर अकाउंट किस किस करेंसी में होता है, तो दोनों करेंसी में होता है, फॉरेन करेंसी में भी और ह्यूमन और अपना डोमेस्टिक करेंसी में भी। तो दोस्तों अब मैं आपको आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ, कोई जल्दी एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ जो भी चीज़ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, लोरो अकाउंट इज माई अकाउंट विथ यू, मिरर ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट, योर अकाउंट विथ मी, हिज अकाउंट विथ थर्ड बैंक। तो बताइए लोरो अकाउंट माई अकाउंट विथ यू क्या होता है? ये होता है हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट। मिरर ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट मिरर अकाउंट होता है। योर अकाउंट विथ मी होता है हमारा वॉस्ट्रो अकाउंट। हिज अकाउंट विद थर्ड बैंक होता है लोरो अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। मिरर अकाउंट इज द शैडो अकाउंट ऑफ डैश अकाउंट। मैंने बताया ना आपको कि जो मिरर अकाउंट होता है वो शैडो अकाउंट होता है किसका? तो वो होता है नॉस्ट्रो अकाउंट का शैडो अकाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मिरर अकाउंट इज द शैडो अकाउंट ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। एसबीआई अकाउंट विद सिटी बैंक इन न्यू जर्सी इन यूएस इज कॉल्ड। समझिए क्या कर रहा है कि एसबीआई है, ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। एसबीआई है, ठीक है, और न्यू जर्सी में
न्यू जर्सी में एक अकाउंट मेंटेन है। कौन सा अकाउंट मेंटेन है? यूएस डॉलर में। यूएस डॉलर में अकाउंट मेंटेन है एसबीआई का न्यू जर्सी में। तो इस अकाउंट के एसबीआई के बुक में क्या कहलाएगा? तो इस अकाउंट को बताइए क्या कहेंगे, बताइए। सिटी बैंक न्यू जर्सी में यूएस डॉलर मेंटेन, इस अकाउंट को एसबीआई के बुक में क्या कहेंगे? नॉस्ट्रो अकाउंट ही तो कहेंगे, समझ में आया? तो ये अकाउंट एसबीआई के लिए कैसा अकाउंट रहेगा? नॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा। लेकिन सिटी बैंक के लिए कैसा अकाउंट रहेगा? ये वॉस्ट्रो अकाउंट होगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो सेम अकाउंट एक बैंक के लिए नॉस्ट्रो है तो दूसरे के लिए क्या है? वॉस्ट्रो है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एसबीआई मेंटेन यूएस डॉलर अकाउंट विद बैंक ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क एंड व्हेन इट्स कंडक्ट ट्रांजैक्शन दिस अकाउंट इट पासेस एंट्रीज इन इट बुक्स एट मुंबई थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि इसको मैं समझाता हूँ। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों? देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एसबीआई है और यहाँ पे है बैंक ऑफ अमेरिका, बीओए मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। एसबीआई है और बैंक ऑफ अमेरिका है न्यूयॉर्क में, और यहाँ पे एसबीआई का कैसा अकाउंट है इस बैंक ऑफ अमेरिका में? इस बैंक ऑफ अमेरिका में एसबीआई का एक यूएस डॉलर अकाउंट है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि इट पासेज एंट्रीज इन इट बुक एंड मुंबई। तो ये एसबीआई एक अलग अकाउंट मेंटेन करती है जो रिकॉन्सिलेशन अकाउंट होता है। तो आपसे पूछा कि इस अकाउंट का क्या नाम होता है? तो दोस्तों इसे ही तो मिरर अकाउंट कहते हैं ना। मैंने बताया ना कि ये अकाउंट एसबीआई के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट होगा, और नॉस्ट्रो अकाउंट का एक मिरर अकाउंट बैंक अपने खुद अकाउंट बैंक अपने यहाँ खोलती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मिरर अकाउंट कहते हैं। तो इसे रिकॉन्सिलेशन किया जाता है एंट्रीज का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट नहीं क्लियर है, बीएफएम का यही फायदा है दोस्तों, बीएफएम में कम समय में आप अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसबीआई अकाउंट विद सिटी बैंक इन न्यू जर्सी इन यूएस डॉलर फॉर सिटी बैंक दिस इज कॉल्ड। बताइए, एसबीआई एग्जांपल यही ले लीजिए ना, एसबीआई का अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में यूएस डॉलर में है, या मान लीजिए सिटी बैंक में है, तो बैंक ऑफ अमेरिका के लिए अकाउंट क्या कहलाएगा? तो दोस्तों बैंक अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका क्या बोलेगी? योर अकाउंट विथ अस। और योर अकाउंट विथ अस क्या होता है? हमारा वॉस्ट्रो अकाउंट होता है। तो बैंक ऑफ अमेरिका के लिए सेम अकाउंट क्या कहलाएगा? वॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए, एसबीआई अकाउंट विद सिटी बैंक इन न्यू जर्सी यूएस डॉलर इज यूज्ड बाय बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर बीओबी दिस अकाउंट इज कॉल्ड। मैंने बताया ना, जब थर्ड पार्टी आ जाते हैं तो उसे लोरो अकाउंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। आगे देखते हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट मीन्स an account opened by foreign citizen other than NRI in India with Indian bank in Indian rupees for their expenses in India। तो दोस्तों बताइए, जब नॉस्ट्रो बैंक की हम बात कर रहे हैं, हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की बात कर रहे हैं ना। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का मतलब क्या है कि बैंक आपस में ट्रांजैक्शन को बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग मैंने बताया ना कि एक बैंक दूसरे बैंक को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पर्सन से तो कोई मतलब है ही नहीं। तो जब हम नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो लोरो और मिरर अकाउंट की बात कर रहे हैं तो बैंक टू बैंक का बात हो रहा है, पर्सन का कोई बात ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही गलत हुआ। मैंने आपको बताया था कि जब भी एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कीजिए, ऑप्शन को छांटने का प्रयास कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप ट्राई कीजिए कि 4 से 2 पे आए, और फिर ट्राई कीजिए कि 2 से 1 पे आए। ये बेस्ट मेथड है किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने का और करेक्ट आंसर पाने का। आप देखिए कि ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है, क्योंकि मैंने बताया है साफ साफ कि ये जो नॉस्ट्रो अकाउंट है, वॉस्ट्रो अकाउंट है, लोरो अकाउंट है, मिरर अकाउंट है, ये 2 बैंकों के बीच का अकाउंट है, एक पर्सन का अकाउंट नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हुआ। ऑप्शन बी को बात है, फिर देखिए लिखा है एन अकाउंट ओपन बाय फॉरेन सिटीजन, तो ये तो साफ गलत बात है। नॉस्ट्रो को फॉरेन सिटीजन से क्या मतलब, तो बी भी गलत हो गया। तो ऐसे एलिमिनेट किया जाता है। आप देखिए 2 ऑप्शन बचा, एन अकाउंट ओपन बाय इंडियन बैंक इन द फॉरेन कंट्रीज इन देयर बैंक एंड दैट कंट्री करेंसी फॉर सेटलमेंट इन दैट कंट्री। ये सही लग रहा है दोस्तों। मैंने बताया ना कि नॉस्ट्रो अकाउंट कोई भारतीय बैंक है, वो किसी विदेशी बैंक में अकाउंट मेंटेन कर रही है, लेकिन किस करेंसी में? फॉरेन करेंसी में, यानी उस पार्टिकुलर देश की जो करेंसी है उस करेंसी में, तो उसे हम लोग नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी तो हमारा वॉस्ट्रो का डेफिनेशन है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉस्ट्रो अकाउंट आ रहा है, अकाउंट मीट फॉर रिकॉन्सिलेशन, बिल्कुल गलत। रिकॉन्सिलेशन के लिए मिरर अकाउंट होता है। एन अकाउंट ऑफ फॉरेन बैंक विद इंडियन बैंक, फॉरेन बैंक का इंडियन बैंक के साथ अकाउंट होगा तो उसे हम लोग वॉस्ट्रो अकाउंट कहेंगे। योर अकाउंट विथ अस, करंट अकाउंट डोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी मेंटेन बाय बैंक विद देयर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक इन द होम करेंसी ऑफ द करेंसी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बिल द इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल इज द डेट ऑफ डैश इन द बैंक डैश अकाउंट। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे समझने का प्रयास कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब भी कोई फॉरेन करेंसी बिल होता है तो उसका जो डेट ऑफ रियलाइजेशन होता है दोस्तों, किसी भी एक्सपोर्ट बिल का जो डेट ऑफ रियलाइजेशन होता है इज़ द डेट ऑफ, ठीक है, डैश
इन द बैंक डैश अकाउंट। पहले समझने का प्रयास कीजिए क्या कर रहा है दोस्तों। आपने पिछला चैप्टर यदि पढ़ा है दोस्तों तो आपने उसमें देखा होगा कि जब हम एक्सपोर्ट इफेक्टिव डेट ऑफ रिलेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल को आप समझते हैं ना। एक्सपोर्ट बिल क्या होता है? एक्सपोर्ट बिल ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ कोई एक्सपोर्टर है, उसने कुछ सामान बनाया, ठीक है, उसने सामान क्या किया, ट्रांसपोर्ट कर दिया फॉरेन में, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट किया तो उसने उसने क्या किया, हाँ, उसने जो गुड्स है वो विदेश में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और उसे पैसा जो मिल रही है दोस्तों वो किस में मिलेगी? यूएस डॉलर में मिलेगी। वो आएगा आपके पास बैंक में आएगा कि मुझे यूएस डॉलर के बदले मुझे क्या दे दो? इंडियन रुपीज़ दे दो। या यानी यहाँ पे बिल की यदि बात हो रही है तो बिल में क्या होगा दोस्तों कि वो अपना जो बिल है आपके पास, आप बैंक है, मान लीजिए आप क्या है, बैंक है, इसने अपना सामान बेच दिया, इसने अपना सामान जो है विदेश में सप्लाई कर दिया और वो क्या किया, बिल आपके पास जमा कर दिया, तो बिल के बदले आपने उसे क्या दे दिया? इंडियन रुपीज़ दे दिया। अब इस बिल का यूज आपको क्या करना है? इस बिल के बदले आपको जो फॉरेन जिससे वो पैसा, जिसको गुड्स उसने दिया है उससे आपको पैसा लेना है ना। तो जब ये डेट ऑफ रियलाइजेशन होगा उसमें पूछा जा रहा है, तो आप बताइए, आप सोच के बताइए कि इन द केस ऑफ फॉरेन करेंसी बिल द इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल इज द डेट ऑफ। तो अब उस डेट में क्या होगा? आपका क्या होगा उस डेट? बैंक के अकाउंट में क्या होगा बताइए। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे यूएस डॉलर की बात हो रही है, ठीक है, ये आपको क्या देगा? ये आपको यूएस डॉलर देगा। यानी ये जो बैंक है, फॉरेन में जो बैंक है, उसका अकाउंट आपके यहाँ जो मेंटेन होगा, ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि इसके यहाँ जो आपका अकाउंट मेंटेन होगा, फॉरेन बैंक में आपका अकाउंट जो मेंटेन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसमें यूएस डॉलर डाल देगा। तो यहाँ पे यूएस डॉलर क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है, और इस अकाउंट को क्या कहते हैं हम लोग? नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि क्रेडिट इन नॉस्ट्रो अकाउंट, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ में? क्यों क्रेडिट नॉस्ट्रो अकाउंट है? क्योंकि जब रियलाइजेशन का डेट आएगा तो उस फॉरेन बैंक को पैसा देना है ना आपको, आप यानी आपको, आप बैंक को, तो वो क्या करेगी, उसके यहाँ जो हमारे भारतीय बैंक है एसबीआई, मान लीजिए एसबीआई का जो अकाउंट है उसमें वो पैसा क्रेडिट कर देगी, और वो अकाउंट भारतीय एसबीआई के लिए क्या कहलाएगा? नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। जब नॉस्ट्रो अकाउंट में जो भी पैसा आता है वो यूएस डॉलर में आता है, यानी फॉरेन करेंसी में होता है, और वो चूंकि क्रेडिट हो रहा है इसीलिए क्रेडिट का आंसर होगा। तो समझ में, यदि यहाँ इंपोर्ट बिल रहता तो डिपॉजिट होता। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट शोइंग बैलेंस इन नॉस्ट्रो एंड वास्ट्रो अकाउंट आर सबमिटेड टू द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ। तो याद रखिएगा, जो नॉस्ट्रो और वास्ट्रो अकाउंट का जो स्टेटमेंट होता है वो आरबीआई को सबमिट किया जाता है किस फॉर्म में? तो इसके लिए करेक्ट आंसर है आर रिटर्न फॉर्म में। ये चीज़, ये एक फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब हम लोग एनआरआई को समझते हैं दोस्तों। ये देखिए, एक पार्ट क्लियर हमने किया, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फिर इस पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं, और कंसेप्ट समझने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, एनआरआई का डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखा है। एनआरआई क्या होता है दोस्तों? एनआरआई किसे कहते हैं? तो जो भी भारतीय के सिटीजन हैं जो कि भारत में रह रहे हैं, कितने फॉर लेस देन 182 डेज, जो कि भारत में 182 दिन से कम तक के लिए निवास किए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से कम रहने वाले भारत में, उससे हम लोग एनआरआई कहते हैं। एक तो पहला ये डेफिनेशन है। दूसरा क्या है, जो भारत से बाहर गए हैं एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से। तीसरा क्या है, जो भारत से बाहर गए हैं और भारत से बाहर ही रह रहे हैं बिजनेस करने के लिए, वोकेशनल आउटसाइड इंडिया। या चौथा क्या है, हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एनी अदर पर्पज इंडिकेटिंग हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड। तो ये सब हमारे एनआरआई कहलाते हैं, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। पीआईओ क्या है? पीआईओ होता है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो कोई भी फॉरेन कंट्री का आदमी, ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ के, ध्यान रखिएगा बांग्लादेश पाकिस्तान इसमें नहीं है, वो पीआईओ कहलाता है यदि वो कभी भी इंडियन पासपोर्ट को हेल्ड किया था, रखा था। दूसरा, यदि उसके पेरेंट या कोई भी ग्रैंड पेरेंट जो है भारत के निवासी थे। और तीसरा कि यदि वो किसी भी इंडियन सिटीजन का स्पाउस हो। बस याद रखिएगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये पीआईओ होते हैं हमारे। चलिए अब दोस्तों, अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, तो देखिए आप एनआरआई पीआईओ को समझ गए। अब आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें हम लोग। इंडियन वर्किंग विद फॉरेन गवर्नमेंट अब्रोड इज, अब बताइए कोई भारतीय हैं जो कि फॉरेन गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं। दोस्तों एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर रखना चाहिए, तभी आप बड़े बड़े केस स्टडी को सॉल्व कर पाएंगे। हमारा मेन पर्पज यहाँ पे है कंसेप्ट क्लियरेंस करना, ठीक है। आप पूछेंगे कितना सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो बेसिकली इसके पीछे मकसद ये है कि पहले बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो, तब तो आप अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं है पीआईओ क्या है, एनआरआई क्या है, तो आप कैसे समझेंगे उस केस स्टडी में कि एनआरआई पे बेसिस पे केस स्टडी आ गया तो क्या है। दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं इसे।
तो फॉरेन गवर्नमेंट अब्रोड में कोई भारतीय यदि वर्क कर रहे हैं तो वो अकाउंट क्या कहलाएगा, सॉरी उसे क्या कहेंगे उस इंडियन को। तो बताइए, मैंने आपको बताया है ना कि जो भारत फॉरेन गवर्नमेंट अब्रोड में वर्क कर रहे हैं उसे हम लोग एनआरआई कहते हैं। यहाँ देखिए ना लिखा है कि जो बाहर से बाहर गए हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पज से तो एनआरआई कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आइए एक देखिए केस स्टडी है, बहुत बढ़िया केस स्टडी है, सॉल्व कीजिए इसे। देखिए क्या कह रहा है कि ए इज एन इंडियन है नॉट सेटल्ड इन यूके। इसको मैं यहाँ पे ग्राफ से समझाता हूँ ताकि क्लियर हो। देखिए ये जो ए है, ठीक है, ये इंडियन है और ये कहाँ रह रहा है, ये रह रहा है यूके में। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है आगे देखिए, उसके बाद कह रहा है कि एंड मैरिड बी, ठीक है, इसने क्या किया, बी से शादी कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, हु इज़ फ्रॉम केनिया बट नॉट ब्रिटिश सिटीजन। तो ये जो बी है वो केनिया से है लेकिन अब ये क्या है, यूके की सिटीजन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, दे हैव 2 चिल्ड्रेन, ठीक है, उनका जो है 2 चिल्ड्रेन है। चलिए मान लेते हैं ये 2 चिल्ड्रेन है, तो उनका 2 चिल्ड्रेन है। अब क्या कर रहा है 2 चिल्ड्रेन के बारे में कि सी एंड डी, ठीक है, ये सी एंड डी है और ये लंदन में बॉर्न हुए हैं, लेकिन सी जो है पाकिस्तानी सिटीजन से मैरिड हो गए। तो ये सी पाकिस्तान वाले हो गए, है ना, मैरिड हो गए तो पाकिस्तान के चले गए। और जो डी है, डी के बारे में क्या कर रहा है कि डी सेटल इन कराची है, डी इज़ वर्किंग इन लंदन। तो डी जो है वो कहाँ पे है, लंदन में है। चलिए अब आप क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटस ऑफ डी इज, तो एनआरआई, फॉरेन नेशन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि डी कभी भारत तो आया नहीं है, डी नहीं ना आया है कभी भारत। तो दोस्तों डी कभी भारत नहीं आया है और डी लंदन में है डायरेक्ट। तो दोस्तों डी का स्टेटस क्या कहलाएगा, तो देखिए डी के कहलाएगा पीआईओ। मैंने बताया ना जिसके ग्रैंड पेरेंट या जिसके फादर कभी भारत के निवासी हुए थे, ये जो था भारत का निवासी था ना, तो इसीलिए डी जो है वो क्या कहलाएगा, भारत के लिए पीआईओ कहलाएगा, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहलाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अच्छा अब हम लोग, अब मान लीजिए यहाँ पूछ लेता है कि सी का बताइए, सी क्या है। तो दोस्तों सी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान वाला के लिए ये केस एप्लीकेबल नहीं होता है ना। तो पाकिस्तान वाला बी क्या है, बी भी पीआईओ है, ठीक है। ए क्या है, ए तो एनआरआई है क्योंकि वो भारत से गया है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से गया था लेकिन वो यूएस का, यूके का सिटीजन हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग दोस्तों कुछ अकाउंट्स की बात करते हैं, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, ये 3 मेन अकाउंट है। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट को समझते हैं दोस्तों। कंसेप्ट क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। मैं आपको वही कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। यदि हम एनआरई की बात करें तो इसे कहते हैं नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट। तो रूपी अकाउंट होता है दोस्तों, और ये क्या है, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट मतलब कि इनके लिए जो एनआरआई है उन्हीं के लिए है ये चीज़, ध्यान रखिएगा। ये एनआरई अकाउंट किनके लिए, केवल एनआरआई के लिए है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, रुपीज़ डॉलर टू क्या है दोस्तों, आईएनआर, ठीक है। अच्छा ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो एनआरआई के लिए एप्लीकेबल है। ये सब कंडीशन ध्यान रखिए, मैं आपको क्विक रिवीजन पॉइंट्स करवा रहा हूँ। अब अकाउंट का नेचर क्या होगा, सेविंग हो सकता है, करंट हो सकता है, आरडी हो सकता है, एफडी हो सकता है, मिनिमम 1 साल का, मिनिमम कितना है, 1 साल है। दोस्तों ज्वाइंट अकाउंट की यदि बात करें तो ज्वाइंट अकाउंट में ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट अकाउंट किसके किसके साथ हो सकता है, तो ज्वाइंट अकाउंट हो सकता है हमारा, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि हम एनआरआई अकाउंट की बात करें तो ज्वाइंट अकाउंट जो है हो सकता है किसी भी एनआरआई के साथ हो सकता है ज्वाइंट अकाउंट, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट एनआरआई के साथ हो सकता है, किसी भी रेजिडेंट इंडियन के साथ हो सकता है, लेकिन जो कंडीशन रहेगा वो रहेगा फॉर्मर और सर्वाइवर। याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंडीशन क्या रहेगा, फॉर्मर और सर्वाइवर, ठीक है। यहाँ पे कभी भी आइदर सर्वाइवर का नहीं रहता है। ये एक तरह से जो भी जिसके साथ ज्वाइंट अकाउंट है वो पावर ऑफ अटॉर्नी की तरह काम करेगा दोस्तों। पावर ऑफ अटॉर्नी समझते हैं ना आप, ठीक है, कि यदि इसका देहांत हो जाए प्राइमरी आदमी का तो इसका जो रोल है वो खत्म, ठीक है। तो अकाउंट का नेचर याद रखिएगा, फॉर्मर और सर्वाइवर। मैं बात कर रहा हूँ एनआरई अकाउंट की, ठीक है, एनआरई अकाउंट की बारे में बात कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा फॉर्मर और सर्वाइवर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जॉइंट अकाउंट का नेचर क्या रहेगा, एक फॉर्मर और सर्वाइवर। इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ अब चूंकि इसमें जो पैसा आता है वो जो भारत, देखिए एनआरआई होता कौन है, जो भारत से बाहर गया है कमाने के लिए, तो उसके पास जो पैसा आएगा वो भारत से बाहर वाला ही पैसा आएगा ना, वो जो इस अकाउंट में जमा करेगा। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है तो इसमें रेमिटेंस अलाउड है, बाहर से पैसा आ सकता है। ट्रांसफर फ्रॉम एनआरई एफसी अकाउंट, हाँ उसके पास उसको एक छूट दी गई है कि जब भी चाहे वो ट्रांसफर करवा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये थी मैच्योरिटी प्रोसीजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाँ उसके बाद क्या है, करंट इनकम, जैसे रेंट हुआ, डिविडेंड हुआ, पेंशन हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ये सब आ सकता है। लोकल डेबिट अलॉट है, हाँ वो पैसा चाहे तो भारत से बाहर भी ले जा सकता है, क्योंकि वो भारत से बाहर से पैसा आया है तो उसको ये छूट दी गई है कि वो पैसा अपने आप बाहर ले जा सकता है, रेमिटेंस अलाउड है, ठीक है। हाँ किसी दूसरे एनआरई एफसीएनआर में ट्रांसफर भी करवा सकता है, भारत में इन्वेस्ट भी कर सकता है, उसे चेकबुक की फैसिलिटी मिलेगी।
वो नॉमिनी किसे बना सकता है, तो किसी भी रेजिडेंट को बना सकता है या किसी नॉन रेजिडेंट को बना सकता है। अच्छा दोस्तों, टैक्स की बात करें तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनआरई अकाउंट में उसे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि भारत विदेश से पैसा हमारे देश में आए, तो इसीलिए यहाँ पे टैक्स की छूट दी गई है एनआरई अकाउंट में। ठीक है, कि टैक्स की यहाँ पे क्या दी गई है, छूट दी गई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं एनआरई अकाउंट से रिलेटेड। हाँ, दूसरे एनआरओ अकाउंट से ट्रांसफर हो सकता है, रुपी गिफ्ट लोन गिफ्ट मेड बाय रेजिडेंट, लोकल पेमेंट, ट्रांसफर टू अदर अकाउंट। ये देखिए ये यूएस $1 मिलियन का लिमिटेशन है। रेमिटेंस ऑफ करंट इनकम अब्रोड, आप देखिए जो पाकिस्तान के एंटिटीज और इंडिविजुअल हैं, बांग्लादेश के जो एंटिटी इंडिविजुअल हैं, तो उनको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई पाकिस्तान का आदमी है तो वो एनआरई अकाउंट खुलवाना चाहता है, या बांग्लादेश का आदमी है वो एनआरई अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो उसको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आप याद रखेंगे किसके बारे में, एनआरई अकाउंट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा एफसी एनआर अकाउंट। दोस्तों याद रखिए एनआरई अकाउंट और एफसी एनआर अकाउंट एक ही तरह के अकाउंट है। यहाँ पे देखिए नॉन रेजिडेंट अकाउंट है, यानी यहाँ भी केवल एनआरई अकाउंट खुलवा सकते हैं, भारत के निवासी इसका ये अकाउंट को नहीं खुलवा सकते हैं। और दोस्तों ये करेंसी कौन सा है, यहाँ पे फॉरेन करेंसी है, ये ध्यान रखिएगा। एनआरई कौन सा करेंसी है, रुपी करेंसी है, मैंने आपको बताया ना, अंतर समझिए। एफसीएनआर जो है वो फॉरेन करेंसी में होता है, ये अकाउंट भारत में मेंटेन होगा अकाउंट, लेकिन फॉरेन करेंसी में होगा। एनआरई जो है भारत की करेंसी में मेंटेन होता है। चलिए, ये बेसिकली एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें कोई सेविंग अकाउंट नहीं होता है। ये बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि मान लीजिए कोई आदमी है जो कि भारत से बाहर रहा है, कमाया वहाँ से, अब वो रिटायर होकर भारत में आ गया, तो उसके पास जो भी पैसा जमा है, ठीक है, वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए एफसीएनआर अकाउंट खुलवाएगा। तो इसका मेन पर्पस है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो इसमें एफडी अलाउड है, क्या अलाउड है, टर्म डिपॉजिट अलाउड है। ठीक है दोस्तों, ये भी ज्वाइंट अकाउंट हो सकता है, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट में फिर से वही बात कि फार्मर सर्वाइवर का टर्म्स एंड कंडीशन होगा। नॉमिनी किसे बना सकता है, नॉमिनी चाहे तो नॉन रेजिडेंट को बना सकता है या वो रेजिडेंट इंडियन को बना सकता है। अब दोस्तों चूंकि टर्म डिपॉजिट है, तो टर्म डिपॉजिट का याद रखिएगा ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम कितना है 5 ईयर, और इसका पर्पस क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट की बात कर लें तो इंटरेस्ट रेट एक अपना, यदि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो स्वैप रेट से कम होगा, और यदि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो लाइबोर से कम होगा। लाइबोर क्या होता है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ठीक है दोस्तों, मैं जितना भी पॉइंट बता रहा हूँ ना, सबसे एमसीक्यू में भी आपको करवाऊंगा, इसीलिए ध्यान से सुनते रहिए एक पॉइंट को दोस्तों। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं थर्ड अकाउंट की, जो एनआरओ अकाउंट है, इसे कहते हैं नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। इस ऑर्डिनरी का क्या मतलब है, आइए जरा समझते हैं दोस्तों। जब हम बात कर रहे हैं इस ऑर्डिनरी का, तो मैंने आपको बताया था ना कि एनआरई अकाउंट जो होता है उसमें केवल एनआरआई ही खुलवा सकते हैं अकाउंट। ठीक है, लेकिन एनआरओ में ऐसा कुछ नहीं है, एनआरओ में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, एनआरओ अकाउंट जो है कोई भी खुलवा सकता है। एनआरओ अकाउंट जो है ऑर्डिनरी इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि ये अकाउंट रेजिडेंट इंडियन भी खुलवा सकते हैं। ठीक है, रेजिडेंट इंडियन भी खुलवा सकते हैं और नॉन रेजिडेंट इंडियन भी खुलवा सकते हैं। तो ये दोनों के लिए छूट दिया गया है, चाहे वो भारतीय के निवासी हो चाहे वो भारत के निवासी नहीं हो, दोनों के दोनों ये एनआरओ अकाउंट को खुलवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये अंतर समझिएगा। और ऑब्वियस सी बात है, आर लिखा हुआ है तो रुपी अकाउंट होगा, जिसमें आर लिखा हुआ है वो रुपी अकाउंट होता है। और एफसीएनआर था फॉरेन करेंसी था, इसमें एफसी लिखा हुआ था। उसके बाद दोस्तों, हाँ ये ध्यान रखिएगा, जो फॉरेन टूरिस्ट है वो भी खुलवा सकते हैं इस अकाउंट को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो फॉरेन टूरिस्ट है वो कौन सा अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो एनआरओ अकाउंट खुलवा सकते हैं, एनआरआई। दोस्तों इसमें कैसा अकाउंट का नेचर होगा, सेविंग हो सकता है, करंट हो सकता है, आरडी हो सकता है, एफडी हो सकता है, ज्वाइंट अकाउंट खुल सकता है दोस्तों, नॉमिनी दे सकते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए बेसिकली सॉरी, यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस्टेक बता रहा हूँ आपको, ये समझिए। इसमें जो इनकम आएगा ना, इसमें जो नॉन एनआरओ अकाउंट में जो इनकम आएगा, देखिए एनआरई में क्या था, एनआरई में जो इनकम है वो केवल भारत से बाहर का आउटसाइड इंडिया वाला इनकम है, आउटसाइड इंडिया। लेकिन एनआरओ में जो पैसा जमा होगा उसमें दोनों इनकम है, जो आपका रेजिडेंट इनकम है वो भी ले सकते हैं, मतलब भारत से जो इनकम हुआ है वो भी ले सकते हैं, और जो हमारे नॉन रेजिडेंट इनकम है, नॉन रेजिडेंट इनकम समझते हैं ना, नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या हुआ, जो भारत के बाहर से जो पैसा इनकम जनरेट हुआ है वो, और जो भारत के अंदर से पैसा इनकम जनरेट हुआ है वो, दोनों के दोनों आते हैं इसे, इसलिए इसे ऑर्डिनरी कहा गया है। और एनआरई में क्या है, एक्सटर्नल, इसे क्या होता है एक्सटर्नल, तो आउटसाइड इंडिया। तो यही दोनों में अंतर है, बेसिक डिफरेंस को समझिए। ऑर्डिनरी अकाउंट में क्या है कि भारत के अंदर से जो पैसा मान लीजिए कि कोई आदमी है जो कि भारत से बाहर रह रहा है, यूएसए में रह रहा है, लेकिन उसके भारत में भी उसका कुछ ज़मीन जायदाद है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है जहाँ से उसे पैसा मिल रहा है, तो वो एनआरओ अकाउंट खुलवाएगा, क्योंकि उस अकाउंट में वही पैसा जमा कर रहा है जो भारत से उसका इनकम हो रहा है, और वही पैसा जमा कर रहा है जो उसके भारत से बाहर से यूएसए से इनकम हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एनआरओ अकाउंट खुलवाएगा वो। ठीक है, लेकिन केवल मान लीजिए उसका इनकम केवल यूएसए से ही है तो एनआरई अकाउंट वो खुलवाएगा। ये समझ में आया आपको।
चलिए, और ये अकाउंट का नेचर होता है रुपी अकाउंट होता है, नॉमिनी होता है। हाँ, यहाँ पे इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल है। एनआरई में नॉन टैक्सेबल था, क्यों? क्योंकि इसमें सारा पैसा भारत से बाहर का था, लेकिन चूंकि यहाँ पे पैसा भारत का भी है, भारत के अंदर अपने देश का भी है, तो उस पर टैक्स तो देना ही पड़ेगा उसे। इनवार्ड रेमिटेंस अलाउड है, और दोस्तों इसमें ड्यू देना पड़ता है। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, SNR कहते हैं। तो कोई भी पर्सन जो कि भारत से बाहर है और ट्रांजेक्शन रुपीज़ में होता है, वो खुलवा सकता है। कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, नो टैक्स लगता है, टेन्योर 7 साल का होता है। अकाउंट होल्डर मेकिंग अवेलेबल फॉरेन एक्सचेंज टू एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अगेंस्ट डिम्बर्समेंट इन रुपीज़ और एनी अदर मैनर। ठीक है, तो दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, जो भी चीज़ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, सब पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि कंसेप्ट हमारा क्लियर हो। पहला क्वेश्चन, ज्वाइंट अकाउंट ऑफ एनआरई अकाउंट कैन बी ओपन। पहला, ज्वाइंटली इन द नेम ऑफ 2 और मोर एनआरआई, ज्वाइंटली विद रेजिडेंट ऑन आइदर अ सर्वाइवर बेसिस, ज्वाइंटली विद रेजिडेंट ऑन फॉरेन सर्वाइवर बेसिस। मैंने बताया ना, एनआरई अकाउंट में जो ज्वाइंट अकाउंट खुलता है ना, वो फॉर्मर सर्वाइवर बनता है। ठीक है, और दोस्तों ये इसमें ज्वाइंटली किसके साथ खुल सकता है? 2 एनआरआई के साथ या 2 पीआईओ के साथ। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने बताया आइदर सर्वाइवर नहीं होगा, जो दूसरा पर्सन है वो पावर ऑफ अटॉर्नी का रोल प्ले करता है, तो वहाँ पे फॉर्मर सर्वाइवर होता है। तो 1 और 3 हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए समझ में आपको, आगे देखते हैं। एनआरई अकाउंट कैन बी ओपनड एज सेविंग, करंट, फिक्स डिपॉजिट। ऑप्शन है ए है ओनली 1 एंड 2। अब बताइए, एनआरई अकाउंट को मैं इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, कैसा भी खुलवा सकते हैं, सेविंग हो, करंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1, 2 एंड 3। आगे देखते हैं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ एनआरई अकाउंट। तो दोस्तों एनआरई अकाउंट में जो पैसा जमा होता है वो भारत से बाहर का पैसा होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए इस पर जो टैक्स है, इस पर टैक्स नहीं लगाती है सरकार, क्योंकि भारत से बाहर का पैसा है। सरकार चाहती है कि फॉरेन करेंसी हमारे देश में आए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो आए। ठीक है, तो इसीलिए इस पर कोई टैक्स नहीं लगाती है, तो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, और बैलेंस जो है वेल टैक्स से भी एग्जेम्प्टेड है, इसीलिए बोथ ए एंड बी होगा। ऑप्शन सी कह टैक्सेबल, तो ये साफ गलत है। दोस्तों देखिए, ये केस स्टडी है कि ए इज इंडियन हु नॉट सेटल्ड इन यूके एंड मैरिड बी हु इज फ्रॉम केनिया बट नॉट ब्रिटिश सिटीजन, दे हैव चिल्ड्रन सी एंड डी। ये मैंने अभी आपको बताया था, सेम सिचुएशन है। सी इज नॉट मैरिड टू पाकिस्तानी चिल्ड्रन सेटल्ड इन कराची, डी इज वर्किंग इन लंदन। तो डी का स्टेटस मैंने बताया था, डी का स्टेटस क्या था, ये हम लोगों ने किया है अभी। तो डी का स्टेटस है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे, ए कैन ओपन विच टाइप ऑफ अकाउंट, एनआरई, एनआरओ, FC, NRB। तो बताइए ए कैसा अकाउंट खुलवा सकता है? आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है तो आप बता सकते हैं। दोस्तों ए जो है वो पहले भारत का निवासी था, लेकिन वो यूके में सेटल हो गया, तो ए जो है वो NRI है ना। तो NRI है, तो NRI जो है कैसा अकाउंट खुलवा सकता है? तो NRI NRI खुलवा सकता है, NRO खुलवा सकता है, FC NRB खुलवा सकता है। तो दोस्तों तीनों खुलवा सकता है, उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। ठीक है, NRI खुलवाएगा कब? जब उसके पास सारा इनकम जो है भारत से USA का है। NRO खुलवाएगा कब? जब उसके पास भारत में भी कोई इनकम है। और FC NRB कब खुलवाएगा? जब उसको FD खुलवाना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। तो अंतर समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन मेक नॉमिनी फॉर हर अकाउंट आउट ऑफ हर फैमिली। तो ए किसे नॉमिनी बना सकता है? B, C, D, anyone। तो दोस्तों देखिए सी को नहीं बना सकता, क्योंकि उसका सी जो है, सी पाकिस्तानी हो गया, तो पाकिस्तानी को नॉमिनी नहीं बना सकते आप। ठीक है, और बाकी सबको आप PIO को नॉमिनी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट नहीं, सॉरी, नॉमिनी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सॉरी, यहाँ पे मैं गलत बता रहा हूँ, नॉमिनी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे पाकिस्तान के हो चाहे कोई भी हो, वो नॉमिनी आप किसे भी बना सकते हैं, नॉमिनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है NRI अकाउंट या किसी अकाउंट के लिए। डॉटर सी कैन ओपन NRI अकाउंट विद परमिशन ऑफ। अब बताइए, डॉटर सी जो है वो तो पाकिस्तान के निवासी है, तो पाकिस्तान वाले और बांग्लादेश को क्या कहा गया है कि यदि वो NRI अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसे किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? तो दोस्तों MOF मेमोर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई मतलब है नहीं, और खोल नहीं सकता, ये भी गलत है। तो उसको RBI की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, RBI परमिशन देगा तभी वो NRI अकाउंट खुलवा सकता है, डॉटर सी। अब देखिए, जो NRI और FC NRI अकाउंट है उसके लिए जो फंड रिपैट्रिएशन, उसके लिए सीलिंग कितना है? मैंने बताया था दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है सॉरी, इसमें क्या है, $1 मिलियन। हाँ, ये मैंने बताया आपको, इसके लिए जो रिपैट्रिएशन सीलिंग कितना है, $1 मिलियन है। और उसके बाद दोस्तों एक बार इसे चेक कीजिएगा, मेरे अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, नो सीलिंग। एक बार इसे आप कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि रिपैट्रिएशन ऑफ फंड फ्रॉम NRI और FC NRI अकाउंट में कोई सीलिंग है क्या? मुझे नहीं लगता कोई सीलिंग है, हो सकता है इसका ऑप्शन मैंने गलती से यहाँ भी लिखा है। एक बार आप कंफर्म करके बताइए इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अकाउंट दैट टूरिस्ट विजिट इंडिया कैन ओपन। तो कोई भी टूरिस्ट जो भारत में विजिट कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है टूरिस्ट के लिए NRO अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? NRO अकाउंट। द मिनिमम पीरियड ऑफ NRI टर्म डिपॉजिट इज, NRI के लिए मिनिमम पीरियड ऑफ टर्म डिपॉजिट कितना होता है? तो मिनिमम पूछा गया, तो मिनिमम 1 साल होगा, ऑप्शन नंबर ए।
इंटरेस्ट अर्न ऑन बॉन्ड इन्वेस्टेड बिफोर गेटिंग एनआरआई स्टेटस कैन बी क्रेडिटेड टू दैट अकाउंट। मान लीजिए कि मैं पहले भारत का निवासी था और फिर उसके बाद मैं भारत से बाहर चला गया, तो मैं भारत कुछ दिन बाद ना एनआरआई बना, उससे पहले जो मैंने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था वो पैसा कहाँ क्रेडिट होगा? एनआरआई में क्रेडिट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा तो हमारे भारत का है, हमने यहाँ पे अर्न किया है। एफसीएनआर में नहीं होगा, आरसी एनआरओ में होगा। ठीक है, वो किस में होगा? एनआरओ में होगा। मैं एनआरओ अकाउंट खुलवाऊंगा और वहाँ पे होगा। डैश टर्म रेफर्स टू एन अकाउंट दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड एंड रिपेट्रिएटेड इनटू फॉरेन करेंसी। अब बताइए किस अकाउंट को आप फॉरेन करेंसी में रिपेट्रिएट नहीं कर सकते हैं? ठीक है, एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट, उसका एफसीएनआर अकाउंट और रिटेल अकाउंट। दोस्तों एनआरओ अकाउंट को आप फॉरेन करेंसी में रिपेट्रिएट नहीं कर सकते, मतलब रिपेट्रिएट समझते हैं ना, वापस ले जाना, बाहर ले जाना। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें कुछ में जो पैसा है वो आपका, देखिए एनआरई का ले आ सकते हैं आप, विथ सीलिंग है कुछ, एफसीएनआर का ले आ सकते हैं क्योंकि वो आपका भारत से बाहर का पैसा है, लेकिन एनआरओ में जो भारत से अंदर का भी तो पैसा है, तो उसमें कुछ लिमिट है, तो उससे ऊपर आप नहीं ले आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसलिए ये नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम फंड विच में बी रिमिटेड बाय एनआरआई पीआईओ फ्रॉम बैलेंसेस ऑफ एनआरओ अकाउंट इन फाइनेंशियल डिक्लेरेशन। अब देखिए कोई भी एनआरआई और पीआईओ है, ठीक है, उसको एनआरओ अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो कितना मैक्सिमम फंड एक साल में ट्रांसफ़र कर सकता है? तो दोस्तों वो कितना है? $1 मिलियन। दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक है, इससे आप क्लियर कर लीजिए, इसको मैं समझ गया, मैं गलती से यहाँ भी लिख दिया हूँ। दोस्तों कोई रिपेट्रेशन पे कोई सीलिंग नहीं है एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट में, क्योंकि वो भारत से बाहर का पैसा है, तो वो चाहे तो पूरा ले आ सकते हैं, तो नो सीलिंग होगा। इसका आंसर डी होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको बी ना समझ कर आप डी समझें। ठीक है, हाँ, लेकिन जो यदि एनआरओ अकाउंट है तो उस पर $1 मिलियन का रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन या पेमेंट गेटवे, स्विफ्ट। याद रखिएगा फुल फॉर्म पूछा जाता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये आपका क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, आप फाइनेंशियल मैसेज बैंक्स के बीच में ग्लोबली आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, बैंक यहाँ पे बिल्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन का फाइनेंशियल मैसेज का BKE के द्वारा, और 24 आवर डे अवेलेबल है, और साल में 365 दिन अवेलेबल है। और इसमें RMA होता है, क्या होता है? रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन। ये सब फुल फॉर्म पूछा जाता है। और बेसिकली स्विफ्ट BIC होता है। BIC क्या होता है? बैंक आइडेंटिफायर कोड होता है। चिप्स है बेसिकली क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, और ये मेजर पेमेंट सिस्टम है कहाँ का? USA का। चिप्स स्लोअर है लेकिन ज़्यादा कम एक्सपेंसिव है अदर मेजर इंटरबैंक, इसमें नेट सेटलमेंट होता है। उसके बाद दोस्तों है फेड वायर RTGS होता है। ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक। ठीक है, तो उसको ABA नंबर अलॉट किया जाता है, जो भी US बैंक जो कि अकाउंट मेंटेन कर रही है फेडरल रिजर्व बैंक के साथ, उसके लिए फेड वायर है। चैप्स होता है क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम, ये ब्रिटिश इक्विवेलेंट टू चिप्स है। टारगेट होता है दोस्तों ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। RTGS प्लस और EBA, ये RTGS प्लस जो है जर्मन हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम है। ये बस याद रखिए कि कहाँ का है, एक नोट बना लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। मॉड्यूल ए का यूनिट नंबर 3 का इतना कंसेप्ट यदि आपने कर लिया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपने लेसन एंजॉय किया होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। जैसे इनको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर करें। और यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, यहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पेड PDF को एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेसन में, धन्यवाद।